सभी बच्चों का एक बार फिर से आपका अपने चैनल डू मैथ्स विद अमित सैनी में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है और इस बार एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे आप सभी को पता है आपके 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होने हैं, तो आपका मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं और किस टॉपिक से कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। एक्चुअली जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, जो डिलीटेड सिलेबस की बात करें, जो लास्ट ईयर जो सिलेबस डिलीट हुआ था एग्जैक्टली वही सिलेबस डिलीट है फिर से। लेकिन आप पिछली साल 11th क्लास में थे, इस बार 12th में हो, तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक्स आपके नहीं हैं, जो आपको इस बार सिलेबस में नहीं आने वाले। ऐसा नहीं है कि जो डिलीट हुए हैं वो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपके फाइनल एग्ज़ाम में या आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें वो सिलेबस से नहीं आने वाला। बस इतनी ही बात है। लेकिन वो चीज़ें जो बच्चा अलग से पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी नेक्स्ट स्टडी में काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड एग्ज़ाम पे कि उसमें कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। जैसे आपको शो हो रहा है कि टर्म 1 में जो सिलेबस है, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होना है आपका 40 मार्क्स का पेपर होना है, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स है। और इसी तरीके से टर्म 2 का भी जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगी मैथ्स में। तो टोटल इस तरीके से 50 + 50 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्म 1 में जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा 40 मार्क्स के लिए। और उसमें जो सिलेबस रहेगा, पहले हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट है ये रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, पहले 2 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है बात करें तो ये मान लीजिए रिलेशन कंप्लीट है। कंप्लीट में क्या है, रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जो फंक्शन का पार्ट है वो 1/1/2 तक ही है। उसके बाद का जो पार्ट डिलीटेड है वो आपके राइट साइड में आपको शो होगा कि रिलेशन फंक्शन में कौन सी चीज़ें डिलीट हुई है। कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन निकालना और इनवर्स फंक्शन निकालना इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको 1/1/2 चेक करने या शो करने या किसी फंक्शन के बारे में बताना कि ये 1/1 है या 1/2 है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और उससे नेक्स्ट हम पढ़े दूसरा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि इसमें क्या 3 चीज़ें ही हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कब डिफाइन होगा, रेंज क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, इतना ही है। तो इसमें डिलीटेड क्या है, ग्राफ के बारे में बात नहीं करनी है हमें, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑपरेशन से, प्रॉपर्टी से जो हम क्वेश्चंस करने थे वो नहीं करने हैं हमें। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच फाइंड आउट करनी आ सकती है किसी फंक्शन की, या 2-3 फंक्शन मिक्स करके दे रखे हो सकते हैं, उनकी ब्रांचेज हमें निकालनी आ सकती है। तो पहले 2 टॉपिक जो आपके कितने मार्क्स के हैं आप ध्यान से देखोगे। रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट है वो 8 मार्क्स की है। इसमें कौन से 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर 8 मार्क्स के लिए टर्म 1 में। अगले 2 चैप्टर है वो आते हैं अंडर अलजेब्रा यूनिट के। अलजेब्रा यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में क्या क्या नहीं पढ़ना हमें इस बार एग्ज़ाम के लिए। अगर हमें तैयारी करनी है तो मैट्रिसेस में क्या नहीं पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। यानी कि पहले क्या था हमारे सिलेबस में, ये भी था कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 0 हो सकती है, वो पार्ट था, वो भी नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं करने हैं, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस थ्योरम एक्सेट्रा ये नहीं है। तो सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ तक है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस तक है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस तक हमारा सिलेबस रहेगा। इसके बाद जो पोर्शन है वो नहीं करना है। कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें एज इट इज चलेंगी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगा, वहाँ आप रुक जाना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तक आपको पढ़ना है। जो बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी हैं, उनका इन्वर्स कैसे निकालना है, वो चीज़ें आप करके रख सकते हो।
लेकिन इसमें लिखा है आपका जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले नहीं है, लेकिन इन्वर्स निकालने वाला आपको आना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन सी है, इस बारे में आप पढ़ लेना। डिटरमिनेंट है नेक्स्ट। डिटरमिनेंट में क्या चीज़, कौन सा टॉपिक नहीं है। डिटरमिनेंट में एक आपकी सेकंड एक्सरसाइज आती होती है जिसमें प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चंस करते हो, सॉल्व करते हो कि किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से उसको किसी दूसरी वैल्यूज के इक्वल हमें प्रूव करना आता है, वो हमें नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, वो नहीं है। तो क्या क्या है इसमें ध्यान से देखोगे तो आप पता चलेगा। डिटरमिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, माइनर कोफैक्टर ठीक है, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से आपको सॉल्यूशन निकालना आपको आ सकता है, ये आ सकता है कि ये आएगा ही। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आते रहे हैं और 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो। हाँ, इसके बारे में आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो सिंपल सी चीज़ें ही हैं। जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होंगे और जो सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस पार्ट शुरू हो जाता है तो पहले 2 यूनिट हमारी 10 एंड 8 मार्क्स की हो जाती है। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर थे पहले 2, अलजेब्रा में फिर अगले 2 चैप्टर हैं वो 10 मार्क्स, फिर कैलकुलस 17 का है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो कैलकुलस में क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जैसे हम 11th क्लास में लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी थी, डेरिवेटिव्स पढ़े थे, वैसे ही है। कंटिन्यूटी का पार्ट है कुछ डिफरेंशिएबिलिटी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ध्यान से देखोगे तो आपको कहाँ कहाँ तक है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज आती होती है इसकी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक है, लेकिन डेरिवेटिव लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम का भी है, डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है आपके पास, आप अपने लेफ्ट राइट साइड में देखोगे रोल्स थ्योरम वाला पार्ट हमारे पास नहीं है। एक एक्सरसाइज आती है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है इस टॉपिक में से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उससे नेक्स्ट चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या क्या चीज़ है ये बात कर लेते हैं अपन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पे एक एक्सरसाइज, इन सभी टॉपिक्स पे एक एक एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अगर आप कोई अदर बुक फॉलो करते हो उसमें भी टॉपिक वाइज आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, वो टॉपिक ही करने हैं। तो फर्स्ट है इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट मतलब जो भी ये टॉपिक पूरा ही कर लेना उसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स है सिंपल प्रॉब्लम्स दे रखे जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इनको प्रूव करते हैं। जैसे किसी सर्कल में अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो वो जो रेक्टेंगल है वो किस केस में होगा, जब वो स्क्वायर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। टॉपिक में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी यूज ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन, यानी 2 एक्सरसाइज नहीं है, एक रेट ऑफ चेंज की एक्सरसाइज है और दूसरी है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाली, वो 2 एक्सरसाइज में से हटा दी गई है। तो रेट ऑफ चेंज वाले में कौन सी था, जैसे हम किसी पानी में कोई अगर स्टिल वाटर में कोई स्टोन अगर थ्रो करते हैं तो वो जो वेव्स सर्कुलर वेव्स बनती हैं तो उसके रेडियस के रेफरेंस में उसका एरिया में क्या चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। किसी बैलून में हवा भर रहे हैं तो किस रेट से भर रहे हैं, रेट दे रखा है तो उसका एरिया में चेंज निकालना है, उसका जो सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, वो नहीं आएंगे। और इस 2 यूनिट है इसकी कंप्लीट हो गई, तीसरी भी होगी, कैलकुलस 17 का है। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपकी कितने मार्क्स की है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी कितने बच गई, 5 मार्क्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इनकी लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जैसे इसमें देखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस टाइप से इसमें सेलेक्ट वेरिएबल्स, कई चीज़ें हैं।
और वो उसकी जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी इसमें आप पढ़ोगे उसका कंप्लीट आप पढ़ सकते हो। इसमें से जो डिलीटेड है वो हम देख सकते हैं एक बार कि इसमें से क्या डिलीट किया गया है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड रीजन, जैसे इसमें भी दे रखा है। ग्राफिकल मेथड से सीखना है। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड के बारे में लिखा है ओनली, अनबाउंडेड वाला पार्ट नहीं करना है। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नॉन ट्रिवियल कंस्टेंट्स होंगे। कंस्टेंट्स मतलब इक्वेशन इनइक्वलिटीज़ हैं, जैसे हम अभी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में पढ़ा था आखिरी एक्सरसाइज, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस हो, तो यहाँ 3 इनइक्वलिटीज तक का क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें से जो डिलीट हुआ है फॉर्म, अब एलपीपी फॉर्म करने के क्वेश्चंस आते थे कि कोई आपको प्रॉब्लम दे रखी है, उसको एलपीपी प्रॉब्लम को आपको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेशन वाला काम नहीं आएगा। और जो सॉल्यूशन आता था ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे जिनका जो रीजन था वो बाउंडेड अनबाउंडेड होता था। उस केस में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना पड़ता था उसको कि अनबाउंडेड रीजन है तो क्या इसका सोल्यूशन है या नहीं है। लेकिन अब हमारे पास केवल बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस तक ही हमारा सिलेबस सीमित हो गया है। तो ये हमारा यूनिट जो कह सकते हैं टर्म 1 का सिलेबस था। और इंटरनल असेसमेंट हमारी तो 10 मार्क्स है, उसका भी आपको बता देते हैं कि क्या है। पीरियोडिक टेस्ट जो आपके टर्म 1 से पहले जो टेस्ट होगा उसके 5 मार्क्स होंगे। अज्यूम करते हैं आपका 50 मार्क्स का ले रहे हैं, तो 50 में से किसी बच्चे के अगर हमारे पास मार्क्स आपके पास आते हैं 40, तो उसके काउंट कितने हो जाएंगे। 50 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया तो 40 के बन गए 4, 35 वाले के 3.5, 38 के 3.8। इस तरीके से पीरियोडिक टेस्ट के नंबर 5 मार्क्स में कन्वर्ट होने हैं। और जो सेकंड 5 वो किसका है, आपकी मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़ जो आप बनाओगे उसके 5 मार्क्स हैं। तो हम बात करते हैं सेकंड की। टर्म 2 का सिलेबस भी आपको अभी से पता होना चाहिए थोड़ा। टर्म 2 का सिलेबस में 3 पार्ट है, कैलकुलस, वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस के अंदर ही पहले वाला पार्ट भी था, कंटिन्यूटी वाला भी। तो इसमें इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट है बेटा, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में कौन कौन से पार्ट है आप ध्यान से देखोगे तो देखो 3 है। देखो इंटीग्रेशन कंप्लीट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 18 मार्क्स का वो पार्ट है। वेक्टर एंड 3D 14 एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। 10 इंटरनल असेसमेंट है। फिर से वही बात कि इंटीग्रेशन में से कौन कौन सा पार्ट आपको करना है। अब आपको ये शो भी कर रखा है, इंटीग्रेशन लिख के दिखा रखा है कि ये इनकी सबकी एक्सरसाइज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एलिवेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन का लगभग सारे पार्ट आपको करने हैं। सिर्फ किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एक एक्सरसाइज है इसकी, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। आप अपने राइट साइड में देखोगे तो एक चीज़ इस पे एक एक्सरसाइज है जिसमें हम अलग से थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, लेकिन उसमें कैलकुलस बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, वो पार्ट हट चुका है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता था, वो 6 मार्क्स का आते थे, वो नहीं है। एक है हमारे पास इसके ऊपर जो दे रखे हैं दो टाइप के क्वेश्चंस। अगर क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट है और सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट है, मतलब न्यूमरेटर में दे रखा है, या बाहर लीनियर है अंदर क्वाड्रेटिक है, ये 2 इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, वो आएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के 2 ही चीज़ मेन नहीं है, एक लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चंस नहीं है, और एक न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक से बाहर लीनियर टर्म भी हो तब भी वो वाले क्वेश्चंस नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ, इसमें एक चीज़ साथ लिखी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन लिखे हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं। उससे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कौन सा पार्ट नहीं है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल करो, लाइन, पैराबोला, इलिप्स, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई। यानी कि कई बार क्या आते थे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थे, तो बच्चों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होता था कि किस रीजन का एरिया निकालना है। तो इसमें लिखा है रीजन शुड बी क्लियरली
आइडेंटिफिएबल, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि बच्चे थोड़ा जल्दी से उसको समझ सकें कहाँ से एरिया, हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो लिखा था उस बार जो डिलीटेड सिलेबस था हमें लास्ट ईयर का, उसमें था एरिया बिटवीन एनी टू अबू शेड कर्व्स, कोई दो अगर हमें वो दे। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पहले जो सिलेबस डिलीटेड था, एरिया बिटवीन एनी टू अबू सेड कर्व्स, मतलब जो पहले होता था कि 2 कर्व्स या 3 कर्व्स दे रखी थी, उसके बीच का एरिया हमें आइडेंटिफाई करके उनका एरिया फाइंड आउट करना था। तो इस बार क्या है, थोड़ा जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आइडेंटिफिएबल होगा, जो एरिया निकालना है किस पार्ट का वो आइडेंटिफिएबल होगा, उसको आइडेंटिफाई ईजिली कर पाओगे। उससे नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से कोई चीज़ डिलीटेड है, यस। इसमें पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री एज इट इज़ है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट। तो इसमें एक चीज़ नहीं है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट था पहले, वो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ नहीं आने वाली आपके सिलेबस में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जनरल सॉल्यूशन गिवन हो जिसका, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पिछली बार नहीं थे, लेकिन इस बार क्या है उसको एक बार फिर से आप देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, ठीक है, वेरिएबल के लिए, होमोजेनियस की इक्वेशंस के लिए भी हैं और इस टाइप के इक्वेशंस के लिए भी है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस नहीं करने इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पार्ट में नहीं है, लेकिन ये पार्ट है जो पिछली बार डिलीटेड था, ये अभी भी दे रखा है हमारे पास। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप, यानी कि लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के सॉल्यूशन है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात थी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों टाइप के सॉल्यूशन हमें सीखने हैं। और डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर, डिग्री, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। तो क्या नहीं करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो, फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। उसके बाद आता है वेक्टर, 3D चैप्टर है, यूनिट आके वेक्टर इन 3 डायमेंशन वाली। इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं करने। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है डिलीटेड में, इसका लास्ट ईयर ये सिलेबस में नहीं था, तो इस बार इसके बारे में बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या ऐसा है, वेक्टर, स्केलर, ये सारी चीज़ें हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो लगभग वेक्टर में आप मान के चलिए कोई चीज़ डिलीटेड है ही नहीं, लगभग सारी चीज़ें हमें करनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये छोटी सी चीज़ है, आपको पढ़ ही लेना है, इसमें से आप कोई भी चीज़ छोड़ना ही नहीं वेक्टर चैप्टर में भी। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पार्ट में हमें दे रखा है, इसमें जो डिलीटेड है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 प्लेन एंड ए लाइन एंड ए प्लेन। तो ये पार्ट, इसके 3 जो शिव के एक फॉर्मूले हैं, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि बेटे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले में भी कोई भी पार्ट आप न छोड़ें, 3 डायमेंशनल वेक्टर को कंप्लीट कर लें, ये आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो 2 लाइन के बीच का एंगल हो, चाहे 2 प्लेन के बीच का एंगल हो, चाहे लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल हो, ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तीनों की सिर्फ एक एक फॉर्मूले हैं, तो इस पार्ट में आपको कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी है। उसके बाद पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट है। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटली प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा पार्ट हमारे डिलीट हुआ है, प्रोबेबिलिटी में मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और मीन वेरिएंस निकालना नहीं है। मीन वेरिएंस कहाँ से निकालते हैं हम, जिस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, मीन निकालना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो पढ़ते हैं हम, वो सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास। रैंडम वेरिएबल से सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखना है, नहीं तो हम क्या करते थे, मीन भी निकालते थे। मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, सेम यही यहाँ पर भी वही यूज होता था, वेरिएंस का भी वही और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला लगभग सेम था। लेकिन अब वो पार्ट नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ओनली आपको रैंडम वेरिएबल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक ही लिखना है।
फिर लास्ट पार्ट आपको पता है जो इंटरनल मार्क्स है वो पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स फर्स्ट टर्म की तरह ही, और इसी तरीके से हमारे जो 5 मार्क्स दूसरे एक्टिविटीज़ के हैं, और उसके एक्टिविटीज़ के एंड में एक असेसमेंट किया जा सकता है आपका, और एक एक्टिविटी आपको करवाई जा सकती है आपसे, और उसका वाइवा हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहता है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है बेटा मैथमेटिक्स की, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, उसको अच्छे से करें। तो उसमें से बहुत से टाइप के क्वेश्चन दे रखे आपके MCQ टाइप में भी और भी, तो वो आपके कंसेप्ट हो जाते हैं, तो आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हो। तो आप रेडी रहें और अपने सिलेबस को अच्छे से देखते हुए सिलेबस अपने पास रखें। आपको थोड़ा पहले से आइडेंटिफाई कर लें, और जो सिलेबस नहीं है उस पर आप पहले से पेंसिल से मार्क कर लें कि एक बार ये नहीं है। लेकिन जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि वो कंप्लीट सिलेबस करें, कोई भी टॉपिक न छोड़ें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।